हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, आज के हम महत्वपूर्ण शिक्षण उद्देश्य के प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 की। दोस्तों, क्वेश्चन 1 है अपने पास में कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के ऑप्शन बी है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। और ऑप्शन सी है कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। दोस्तों, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र गणित जैसे जटिल विषय के अंतर्गत अपनी तर्क शक्ति को बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से प्रफुल्लित करने के लिए प्रतिदिन की जो उसके अनुभव होते हैं उनसे उनमें अंतर संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस वजह से उसके यह विषय और अधिक समय तक उसके दिमाग में स्थिर रह पाता है। दोस्तों, इसी वजह से छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये विशेषता नहीं है। इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, हम पहले उनको छांट लेते हैं जो कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों, ये तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ पे प्रतिदिन के अनुभवों के साथ में संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये तो सत्य है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। हाँ दोस्तों, हम अलग अलग मेथड्स के साथ में किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी सही है। और यहाँ देखते हैं एक नई संकल्पना का परिचय देने हेतु समय के नियम का कठोरता से पालन करना। इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों। और अगले ऑप्शन पे चलते हैं छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपण पर केंद्रित होना। तो छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपण पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है इस ऑप्शन के अंतर्गत यह दे रखा है कि एक नई संकल्पना का परिचय देने हेतु समय के नियम का कठोरता से पालन, जबकि ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है। दोस्तों, चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कथन सत्य ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे 3 कथन ऐसे होंगे जो कि सत्य नहीं है, जबकि एक कथन ऐसा होगा जो कि सत्य है। तो दोस्तों, हमें ऑप्शन 1 देखा कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऑप्शन बी है गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। ऑप्शन सी है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। और ऑप्शन डी है हर कोई गणित सीख सकता है। दोस्तों, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है जो कि ऑप्शन सी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों, अगर इसको क्रमबद्धता से सीखा जाएगा, सुव्यवस्थित तरीके से सीखा जाएगा, तो ये जरूर ही हमें सरल लगने लगेगा। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है, ये एक फैक्ट है। दोस्तों, ज़रूर सीख सकता है हर कोई गणित। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जो गणित है, गणित को संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों
द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में ली जाती है वो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन सी है दोस्तों सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। और ऑप्शन डी है दोस्तों जो गणित है उसमें अस्पष्टता है और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे मजबूत आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए इसलिए आंसर होगा क्योंकि यह सामान्य व्यवहार में सामान्य इसका जो व्याख्या की जाए तो सामान्य व्यवहार में चर्चा द्वारा सामान्य व्यवहार में चर्चा द्वारा गणितीय समस्याओं को हल किया जाता है इसके अंतर्गत। इस वजह से इसे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न है एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो क्या लगता है आपको दोस्तों ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। दोस्तों ये यहाँ पे भेद करने वाली बात हो गई। एक ऑप्शन सी है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, जबकि जो ऑप्शन डी है दोस्तों मैं पहचान चुका था, आप जरूर इसका ऑप्शन डी ही आंसर देंगे, क्योंकि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को यदि एक साथ रखकर सामूहिक रखेंगे तो वे एक दूसरे से सीख सकेंगे और ये सब सीखने का सब सर्वोत्तम तरीका माना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। पाठ्य पुस्तक में ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों का हल करवाना, या ऑप्शन सी है बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, या ऑप्शन डी है गणित में बच्चों का मनोरंजन करना। अब दोस्तों इसमें एक ही मुख्य लक्षण है, तो 3 ऐसे लक्षण हैं जो इसके लक्षण नहीं है जो कि गणित शिक्षण से रिलेटेड है। दोस्तों तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सबसे ज़्यादा सटीक है, क्योंकि ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तक में दिए प्रश्नों का हल करवाना ही गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, जबकि उससे तर्क चिंतन का विकास करना ही गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, जो कि गणितीकरण से ही संभव है। और यहाँ पे बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, दोस्तों बच्चों को रोजगार नहीं देता है गणित दोस्तों। और ऑप्शन डी है गणित में बच्चों का मनोरंजन करना, तो गणित से मनोरंजन नहीं किया जाता। ये वो ऐसा विषय है जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हमारे अंदर बच्चों के मन मस्तिष्क के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाला विषय है दोस्तों, ये मनोरंजन का विषय नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। आंकना मतलब कि अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो वो है ऑप्शन ए है गणितीय संप्रेषण, ऑप्शन बी है बिना समझे रटने की क्षमता। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, रटना तो गणित के अंदर शब्द का प्रयोग करना ही अनुचित है। और सी है शिक्षक को सुनने की क्षमता। दोस्तों इससे क्या होगा, जबकि ऑप्शन डी है अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति ही सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि ये हमें आंकना चाहिए। और जो आंकना होता है किसी भी चीज़ का या ऑब्जर्वेशन करना होता है इंड्यूरिंग प्रोसेस है, मतलब कि जब हम पढ़ाते हैं उसी समय हमें अवलोकन करना चाहिए कि कौन बच्चा इस तरफ ध्यान दे रहा है कौन नहीं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अवधारणाएं नहीं समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति ही ये हमें आंकना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अपने पास में ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ऑप्शन बी क्रियात्मक पक्ष से, ऑप्शन सी सौंदर्यात्मक पक्ष से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्रियाकलाप वर्ड दिखा हुआ है, हमें साफ साफ लिख रहा है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप तो हमारी एक क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होगा, इसमें कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें रुचि दिख रहा है हमें साफ साफ, तो रुचि हमारे क्वेश्चन संबंधित है। दोस्तों जल्दी बताइए, ये हमारे भावात्मक पक्ष का विषय है। तो दोस्तों इसमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर देना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है? दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शन सत्य हैं क्योंकि विज्ञान विषयों क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही तो गणित विषय के अध्ययन से संभव है, और तर्कात्मक सोच तो हम गणित विषय से ही समझ पाते हैं। साथ ही साथ ये व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हम देख पाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है अध्यापक के अनुसार, ऑप्शन बी है दोस्तों पाठ्यक्रम के अनुसार, और ऑप्शन सी है दोस्तों विद्यार्थियों के अनुसार, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विषय वस्तु का जो संगठन होता है दोस्तों वो पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अनुशासन संबंधी मूल्य, और तीसरा है दोस्तों सामाजिक मूल्य, और ऑप्शन 4 है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या आपको लगता है यहाँ पे यदि किसी एक भी मूल्य को छोड़ दिया जाए तो यह सभ्यता को इंडिकेट कर पाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ये सही आंसर होगा क्योंकि गणित सभ्यता का जो दर्पण है वह सांस्कृतिक होने के साथ साथ अनुशासन को भी बनाए रखता है, और वह सामाजिक तो होता ही है, तभी तो हम समाज का दर्पण कहते हैं ना दोस्तों, इस वजह से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित का ज्ञान किसी भी देश की उन्नति का आधार होता है, ये विचार किसने दिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विचार नेपोलियन ने दिए थे। तो दोस्तों मैं समझ गया, आप जरूर से सही करें। तो दोस्तों गणित का ज्ञान किसी भी देश की उन्नति का आधार है, ये विचार नेपोलियन ने दिए थे, और आपको ये मैं पहले भी परिभाषित कर चुका हूँ, और आपको इसे बहुत ध्यान से समझना भी होगा और केयरफुली रीड करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ऑप्शन नंबर ए है ना, वो ही 0 1 2 3 से 9 तक के जो अंक हैं वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। मैं साफ बता देता हूँ दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों ये क्यों कहलाते हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये हमारे ऋग्वेद में मिले थे दोस्तों, और उसके बाद में जब आर्यभट्ट ने हम जीरो की खोज की थी तो ये बन गए थे, जीरो से स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। तो ये पहले जो नंबर थे 1 से 9 तक वो प्राकृत संख्याएं कहलाएं और नेचुरल नंबर्स कहलाए। अब जब जीरो इसमें ऐड हुआ यानी जीरो का आविष्कार हुआ तो दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं कहलाएं। क्या कहलाएं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहलाएं। तो इन संख्याओं का जब यह हिंदुस्तान से होते हुए अरब कंट्रीज में जब यह पाश्चात्य देशों में पहुंचे तो ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाए दोस्तों। इसके पीछे यही रीजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है कि गणित है, तो गणित दोस्तों क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझते हो दोस्तों। सबसे इजी जो क्वेश्चन है वो यही है इन 15 क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो गणित लॉजिकल होती ही है दोस्तों, और ये जटिल भी होती है। और दोस्तों गणित के अंदर कैलकुलेशंस ही होती है, और कैलकुलेशन की होती है, संख्याओं की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गणित
तार्किक, जटिल और संख्यात्मक होती है। दोस्तों कैसी लगे आपको ये प्रश्नों का संग्रह? यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों, जिससे कि हम और अच्छे से मोटिवेट होकर के और अच्छे से क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आपके सामने आएँ और दोस्तों आपके सामने हम प्रदर्शित कर पाएँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो दोस्तों ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।